हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों इतिहास यानी कि अतीत से वर्तमान का अध्याय 6 को पढ़ने जा रहे हैं। शहर, व्यापारी एवं कारीगर। ठीक है, शहर, व्यापारी एवं कारीगर। तो इसमें जो हमें पढ़ना है बच्चों, शहर के बारे में, शहर का किस तरह से विकास हुआ, कब, मध्यकालीन युग में। ठीक है, तो हम इसमें मध्यकालीन शहरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस कब के बारे में बच्चों? मध्यकालीन शहरों के बारे में। तो मध्यकालीन में किस प्रकार के शहर हुआ करते थे, ठीक है, वहां पे किस तरह का व्यापार था, व्यापार किस तरह से व्यापार का विकास हुआ, किस तरह से शहर बने, शहर का विकास हुआ, और किस तरह के कारीगर थे, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। मध्यकालीन शहर। ठीक है, मध्यकालीन में किस प्रकार शहरों का विकास हुआ, किस तरह से व्यापार का विकास हुआ, किस तरह के कारीगर थे, यह हमें पढ़ना है। तो मध्यकालीन शहर उस समय, ठीक है, उस समय प्रमुखतः 4 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस तरह? उस मध्यकालीन जब युग था तो उस समय जो शहर थे वो मुख्यतः 4 प्रकार के थे। कौन कौन से थे बच्चों? प्रशासनिक नगर, पहला प्रशासनिक नगर, दूसरा मंदिर नगर एवं तीर्थ नगर या तीर्थ स्थल, दूसरा, तीसरा है वाणिज्यिक नगर, और हमारा चौथा है बंदरगाह पतन नगर। ठीक है, अब देखिए प्रशासनिक नगर जो था, अभी हम शॉर्ट में एक लाइन में अगर बात करें तो प्रशासनिक नगर जो हुआ करता था वो प्रशासन का केंद्र था। ठीक है, प्रशासन और सत्ता का केंद्र था। मंदिर नगर और तीर्थ स्थल जो था वह तीर्थ यात्रा वहां लोग करने जाते थे और वहां पे मंदिर मशहूर थे। ठीक है, मंदिर नगर और तीर्थ स्थल में वहां लोग यात्रा करते थे, ढेरों मंदिर हुआ करते थे, और यह मंदिर जो है बहुत प्रकार के मंदिर और अच्छे अच्छे मंदिर हुआ करते थे। तो यह मंदिर नगर और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ था। तीसरा है वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधियां होती थी तो उन्हें वाणिज्यिक नगर कहा गया। और चौथा है बंदरगाह नगर। विदेशी व्यापार के कारण बंदरगाह शहरों का विकास हुआ। तो बंदरगाह नगर कैसे विकसित हुआ बच्चों? जब विदेश से व्यापार शुरू हुआ तो विदेशी व्यापार के चलते बंदरगाह का निर्माण हुआ, और बंदरगाह जो है वह बंदरगाह नगर के रूप में उसका विकास हुआ। अब हम इन चारों नगर को अलग अलग पढ़ेंगे और चारों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है बच्चों प्रशासनिक नगर। ठीक है, ये नगर मुख्य रूप से शासक वर्ग के सत्ता केंद्र अर्थात राजधानियां थीं। ठीक है, शासक वर्ग किसे कहते हैं बच्चों? जो राजा वहां शासन करता था, और जो वहां शासन करने वाला जो राजा होता था, जो भी वहां शासक होता था, जो शासन करता था, वहां के जो लोग थे वो जो है प्रशासनिक नगर में रहते थे। और यह सत्ता का केंद्र यानी प्रशासन का केंद्र राजधानियां होती थी। क्या होती थी बच्चों? वह राजधानी होती थी। इन शहरों में अनेक राजमहल होते थे। ठीक है, तो शहर में क्या होता था बच्चों? राजमहल, ढेर सारे राजमहल होते थे। और इस प्रशासनिक नगर में, इस नगर में रहते कौन थे? कौन कौन लोग रहते थे? शासक, जो शासन करता था राजा, ठीक है, उनका परिवार रहता था, उनके अधिकारी जो उनके अंडर में अधिकारी रहते थे, नौकर चाकर, सैनिक रहते थे। तो प्रशासनिक नगर में रहने वाले कौन लोग थे बच्चों? शासक वर्ग था। शासक वर्ग का अर्थ होता है शासन करने वाला, जो शासन करता था, जो राजा होता था, उसके अधिकारी, उसके सैनिक, उसका परिवार, उसके नौकर चाकर जो है वहां रहते थे। राजमहल में क्या होता था? एक सभा कक्ष होता था। राजमहल तो ढेर सारे होते थे, लेकिन हर राजमहल में एक सभा कक्ष होता था। ठीक है, जहां से शासक यानी राजा, ठीक है, उस सभा कक्ष में राजा आता था और अपना आदेश, जो भी राजा आदेश देता था, वो प्रजा एवं अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया करता था। अधीनस्थ अधिकारी, ठीक है, अधीनस्थ अधिकारियों का अर्थ हो गया, अधीनस्थ का अर्थ हो गया बच्चों अधीन। ठीक है, किसी के अंडर में रहना। तो ये अधिकारी जो हुआ करते थे वो राजा के अंडर में रहते थे, और राजा जो है अपने अधिकारियों के लिए और प्रजा के लिए इस सभा कक्ष से आदेश जारी करता था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, शहरों में बाजार हुआ करता था जहां नगर निवासियों के लिए अनाज, कपड़ा
आभूषण एवं दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओं की बिक्री होती थी। ठीक है, तो नगर निवासियों, यह जो प्रशासनिक नगर में जैसे नौकर चाकर रहते थे, सैनिक हुआ करते थे और जो परिवार के लोग होते थे, उनके लिए अनाज, कपड़ा, आभूषण और भी जो जरूरत की चीजें थी वहां मिलती थी। दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल शासकों ने व्यक्तिगत एवं राजकीय आवश्यकता, व्यक्तिगत मतलब खुद के लिए, अपने के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत सिर्फ अपने के लिए, तो व्यक्तिगत रूप से, और राजकीय आवश्यकता, राजकीय का अर्थ होता है बच्चों राज्य से संबंधित या राज्य का, ठीक है, तो राज्य के लिए, राज्य से संबंधित जिस चीज की भी आवश्यकता होती थी उन सभी चीजों की आपूर्ति के लिए, मतलब उन चीजों की सभी चीज के लिए उपलब्धि के लिए ये लोग क्या करते थे, शाही कारखाना इन्होंने निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? शाही कारखानों का। और शाही कारखानों का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के सुल्तान और मुगल शासकों ने, अपने लिए, राज्य के लिए, राज्य से संबंधित चीजों के लिए और व्यक्तिगत अपने लिए इन्होंने इसका शाही कारखाना का निर्माण किया था। कारखानों के संबंध में आगे अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के शहरों में दक्षिण भारत, ठीक है, तो दक्षिण भारत में कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर और उत्तरी भारत में दिल्ली, आगरा, लाहौर आदि शहरों के नाम लिए जा सकते हैं। तो ये था सिर्फ प्रशासनिक नगर के बारे में कि प्रशासनिक नगर में सत्ता के लोग रहते थे, शासक वर्ग रहते थे, उनके नौकर चाकर, उनका परिवार, सैनिक रहते थे और उनके लिए बाजार हुआ करते थे जहाँ की सारी जरूरत की वस्तुएं मिलती थी। और खास करके दिल्ली के सुल्तान और जो मुगल शासक थे उन्होंने क्या किया था, शाही कारखाना का निर्माण किया था, व्यक्तिगत सिर्फ अपने लिए, प्रजा के लिए नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत सिर्फ अपने लिए किया था, प्रजा के लिए उन्होंने नहीं किया था। और अगर प्रशासनिक नगर की बात करें तो कौन कौन से शहर आ सकते हैं, तो दक्षिण भारत में कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर और उत्तरी भारत में दिल्ली, लाहौर, आगरा, ये सब शहर आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा नगर है बच्चों हमारा मंदिर नगर एवं तीर्थ स्थल। ठीक है, मंदिर नगर से समझ में आ रहा है कि मंदिरों के बारे में बात करनी है। दक्षिण भारत में शासक, व्यापारियों एवं घनाड़े लोग, घनाड़े मतलब बहुत धनी लोग, ठीक है, कौन बच्चों, बहुत धनी, जिनके पास बहुत पैसा है, वैसे लोग, ठीक है, की द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए मंदिर बनवाया जाता था। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि मंदिर क्यों बनवाता था शासक, तो अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था को प्रकट करने के लिए लोग मंदिर बनवाते थे। एवं ग्राम दान दिया जाता था। ठीक है, ग्राम मतलब गांव, गांव जो है वह दान में ये लोग मंदिर को देते थे। फलस्वरूप मंदिरों के पास अपार धन संपत्ति जमा हो गया था। मंदिरों के कर्ता धर्ता ने मंदिर के धन को व्यापारियों को ऋण देने में लगाया, तो मंदिर में बहुत ज्यादा लोग दान करते थे, राजा और शासक, और मंदिर के पास काफी धन हो गया, तो उन्होंने इसका उपयोग इस प्रकार किया कि वो व्यापारी को क्या करने लगे, ऋण देने लगे। ठीक है, कर्ज देने लगे, किन्हें, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए। इस प्रकार इन पवित्र केंद्रों ने क्षेत्र विशेष के वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित करने में कड़ी के रूप में काम किया। ठीक है, कड़ी के रूप में काम किया। वाणिज्य व्यापार, अब हम समझेंगे बच्चों वाणिज्य किसे कहते हैं। ठीक है, व्यापार तो हमें मालूम है, यह वाणिज्य जो बार बार आ रहा है और हमें वाणिज्यिक नगर के बारे में भी पढ़ना है, तो ये वाणिज्यिक व्यापार क्या है इसको हम समझेंगे। तो बच्चों वाणिज्य का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले व्यापार और वाणिज्य का यहाँ हमने पढ़ा मंदिर नगर में। व्यापार और वाणिज्य, हमें वाणिज्यिक नगर के बारे में भी पढ़ना, इसलिए वाणिज्य के बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, व्यापार किसे कहते हैं हम सभी जानते हैं, धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार, ये तो सभी को मालूम है। ठीक है, वाणिज्य क्या होता है, वे विभिन्न सेवाएं जो व्यापार में सहायक होती हैं। ठीक है, जब हम व्यापार करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत चीजें चाहिए होती हैं, बहुत सहायता की जरूरत होती है, जो कुछ बहुत सारी चीजें सहायक होती हैं, जैसे परिवहन जिसमें यातायात हो गया, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बैंकिंग, ठीक है, दूर संचार, कम्युनिकेशन करना, बात करना, विज्ञापन, पैकेजिंग, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो व्यापार करने के लिए सहायक होती है, जरूरी होती है, इन्हें ही वाणिज्य कहा गया है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। ठीक है,
बिना मतलब वाणिज्य में क्या है बच्चों, व्यापार है, लेकिन व्यापार सिर्फ क्रय विक्रय का एक रूप होता है, लेकिन इसमें जो चीजें सहायक सेवाएं होती हैं उन्हें सब मिलाकर वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, वाणिज्य जो होता है उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच कड़ी का काम करता है। ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक वह हो गया जो किसी सामान को बनाता है या बेचता है, और उपभोक्ता वह हो गया जो उसे उपभोग करता है, वो जो उसका यूज करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यापार कर रहा है कॉपी किताब का, वह कॉपी किताब बनाने का कार्य कर रहा है, फैक्ट्री में उसका उत्पादन कर रहा है, चाहे किसी भी चीज का, ऐसी कोई भी चीज, प्लास्टिक हो गई, खिलौने हो गए, कोई भी चीज का वो व्यापार करता है। ठीक है, और दूसरा होता है उपभोक्ता जो उससे खरीदता है। ठीक है, तो वाणिज्य जो होता है इन दोनों के बीच में क्या करता है बच्चों, कड़ी का काम करता है। तो बस हमने यहाँ पे यही बात को देखिए समझा, वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के कड़ी के रूप में काम किया। कौन, मंदिर। ठीक है, किसने काम किया, मंदिरों ने। अब आगे हमारा टॉपिक आता है, क्योंकि उस समय मंदिर ही बहुमूल्य वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। ठीक है, तो जो मंदिर का विकास हो रहा था, जो मंदिर बन रहे थे, और मंदिरों को जो है राजा इतना दान करते थे, तो इनका जो बहुमूल्य वस्तु जो होती थी, बहुमूल्य जो वस्तुएं होती थी, उसके सबसे बड़े उपभोक्ता मतलब उसका यूज करने वाले कौन थे, मंदिर ही हुआ करते थे। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जब मंदिर धीरे धीरे बनने लगे तो धीरे धीरे बड़ी संख्या में शिल्पकार यानी जो कारीगर होते थे और व्यापारी जो थे, मंदिरों की जरूरत को पूरा काम करने के लिए मंदिर के निकट बसते गए। ठीक है, तो मंदिर को ज्यादा से ज्यादा चीजों की जरूरत थी, मंदिर को बनाने के लिए कारीगर की जरूरत थी, मंदिर को सामान या वस्तु पहुंचाने के लिए व्यापारियों की जरूरत थी। तो ये जो व्यापारी थे और जो यहाँ के कारीगर थे वो मंदिर के पास ही बसने लगे। ठीक है, वहां मंदिर के पास क्या हो गया बच्चों, वो बसने लगे। दक्षिण भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तंजावुर, ठीक है, कांचीपुरम, तिरुपति आदि मंदिर नगरों का विकास इसी तरह से हुआ। तो कांचीपुरम जो है आपका, तिरुपति है, यहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, और आज भी लोग वहां मंदिरों में बड़ी मतलब बहुत ज्यादा सोना जो है वहां पर वो दान करते हैं। तो इस तरह से मंदिर नगर का यहाँ का विकास हुआ। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के विस्तार के कारण तीर्थ स्थल का महत्व बढ़ा। अब ये भक्ति आंदोलन क्या था? ठीक है, हम लोग थोड़ा सा भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। भक्ति आंदोलन जो था बच्चों, वो एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने भगवान का, ठीक है, क्या करते थे, भगवान का प्रचार और प्रसार किया उन्होंने। अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार ही क्या था, भक्ति आंदोलन था। यानी भगवान की भक्ति किस प्रकार से करनी है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसका ये लोग जो समाज के सुधारक लोग थे, जो समाज सुधारक व्यक्ति थे, लोग थे, वह जो है भगवान की भक्ति का प्रचार और प्रसार करने लगे। और इसी भक्ति आंदोलन के चलते तीर्थ स्थल का क्या है बच्चों, महत्व बढ़ गया। धार्मिक आस्था की पवित्र स्थलों में विभिन्न क्षेत्र से लोग पूजा पाठ दर्शन के लिए आया करते थे। ठीक है, मथुरा, काशी, वृंदावन, अजमेर, माउंट अब्बू, राजस्थान, सोमनाथ, गुजरात में आदि शहर तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो आज भी वृंदावन है, काशी है, मथुरा है, जो है सोमनाथ है, गुजरात का जो यह मंदिर, ये सारे जो शहर जो प्रसिद्ध हुए वो मंदिर नगर के रूप में, तीर्थ नगर के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, और भक्ति आंदोलन की वजह से इनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते। तो हमारा तीसरा नगर है वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक नगर मैंने बताया आपको, वाणिज्य किसे कहते हैं, वाणिज्य और वाणिज्यिक। तो अब हम लोग बात करेंगे तीसरे शहर के बारे में, वाणिज्यिक नगर। मैंने वाणिज्य के बारे में बच्चों आपको बताया, वाणिज्य और वाणिज्यिक एक ही चीज है। वाणिज्य को हम लोग इंग्लिश में कमर्शियल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में चलिए अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वाणिज्यिक नगर का विकास किस तरह से हुआ और ये नगर कैसे बने। कुछ ग्रामीण बस्तियां जो अपने खास एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी, वे धीरे धीरे शहरी विकास के केंद्र बन गए। ठीक है, मान लीजिए जैसे किसी भी ग्रामीण में कुछ उत्पादन व स्थानीय स्तर पर करते थे,
किसी भी चीज का वो कोई भी चीज जो वो बनाते थे या वो किसी स्पेशल चीज की जो खेती करते थे, तो वहां पर वो जो बस्ती जो है वो व्यापार का केंद्र बन गया और धीरे धीरे उसका विकास शहर के रूप में होने लगा। इनका विकास व्यापार बाजार के केंद्र रूप में हुआ। कुछ शहर खास वस्तुओं के व्यापार के लिए विशेष बाजार समझे जाते थे। मतलब एक बाजार में जो है वो स्पेशल एक वही चीज, वहां के सारे लोग वही काम स्थानीय स्तर पर करते थे। जैसे मान लीजिए कपड़ा बनाने का काम, कपास की खेती, तो इस तरह से कुछ जो है पर्टिकुलर एक ही चीज करते थे और उस खास चीज के लिए वो बस्ती या गांव जानी जाती थी। कुछ शहर खास वस्तु के व्यापार के लिए विशेष बाजार समझे जाते थे क्योंकि इनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर होता था। उदाहरण स्वरूप बुरहानपुर कपास के लिए, बुरहानपुर जो है वो जो मध्य प्रदेश में, ठीक है, बुरहानपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जो कपास की खेती के लिए यह शहर जाना गया। अहमदाबाद गुजरात में है कपड़ा के लिए। बयाना यानी बयाना जो जगह है वो स्पेशल नील की खेती के लिए वो मशहूर था। बयाना राजस्थान में है। कांचीपुरम सूती कपड़ा, ठीक है। कैम्बे रत्न बाजार आदि, ये भी जो है कैम्बे कहाँ है बच्चों, ये भी गुजरात में। तो ये सब जो है जाना गया किसके लिए, वाणिज्यिक व्यापार के लिए, ठीक है। ये सब वाणिज्यिक नगर के रूप में जो है ये विकास हुआ इनका, किसके रूप में, वाणिज्यिक नगर के रूप में, जहां व्यापार के साथ साथ इनका जो वाणिज्य था, इनका जो पूरा काम था, ये जो है कुछ खास जगह स्पेशल चीज के लिए वाणिज्य नगर के रूप में विकास हुआ। जैसे अहमदाबाद हो गया आपका, कांचीपुरम, बुरहानपुर, कैम्बे, ये सब चीजें जो है वाणिज्य नगर के रूप में विकसित हुए। अब हमारा चौथा नगर है बंदरगाह पतन नगर, ठीक है। मैंने पहले एक लाइन में स्पष्ट किया था, विदेशी व्यापार को जब बढ़ा तो बंदरगाह नगर का विकास हुआ। शहरों के तैयार माल को दूसरे देशों में ले जाने के लिए समुद्र के तटीय क्षेत्र में शासकों एवं व्यापारियों द्वारा बंदरगाहों का विकास किया गया, ठीक है। क्या करने के लिए, शहर को माल को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए तटीय क्षेत्र के जो तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में शासकों और व्यापारियों ने बंदरगाह का क्या किया बच्चों, विकास किया। अंजुमन, मणिग्रामम, नानादेशी जैसे व्यापारिक समुदायों के कारण तटीय बस्तियों का महत्व बढ़ा, ठीक है। तो ये जो थे अंजुमन, मणिग्रामम, नानादेशी, ये सब व्यापारिक समुदाय के नाम है और इन्हीं के कारण जो है तटीय बस्तियों का महत्व बढ़ा। मतलब तटीय जो क्षेत्र होते थे वहां पर बस्ती बसते चली गई, इन्हीं के कारण। शासकों के विशेष फरमानों के द्वारा विदेशियों, यहूदियों, ईसाइयों, अरबी लोगों का तटवर्ती शहरों में बसने एवं व्यापार करने की छूट दी गई, ठीक है। तो जैसे जैसे व्यापार का विकास हुआ, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, तो जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, उन्होंने क्या कहा, जो विदेशी थे, ठीक है, जो विदेशी थे, जैसे ईसाई हो गए, अरबी हो गए, यहूदी लोग हो गए, शासक ने उनको ये आजादी दे दी कि वो यहाँ पर तट के पास आकर जो है वह बस सकते हैं। गुजरात, जहाँ जैन व्यापारियों का बोलबाला था, पश्चिम भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। क्या था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, कहाँ, गुजरात में। यहाँ के बंदरगाह भड़ौच एवं सूरत मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र के रूप में फले फूले। भारत के पश्चिमी तट का अरब, फारस की खाड़ी और अनेक उसके आगे के देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा था। 10वीं के 12वीं शताब्दियों के बीच में थाना, गोवा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थाना, गोवा, भटकल, मंगलूर, कोची जैसे बंदरगाह का विकास लंबी दूरी के व्यापार के कारण हुआ। तो बंदरगाह का विकास जो है माल को एक देश से दूसरे देश ले जाने में, और विदेशियों को भी काफी इंटरेस्ट था भारत की सूती कपड़ा में और यहाँ की चीजों में जिनका वो व्यापार करना चाहते थे, ठीक है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हुगली, मोटुपल्ली, मसूलीपट्टनम दक्षिण पूर्वी व्यापार का मुख्य द्वार बन गया, ठीक है। तो अलग अलग जो है दिशा में अलग अलग जो बंदरगाह का विकास हुआ उसके बारे में यह बताया गया है, ठीक है। अरब के घोड़े के व्यापारियों के कारण कर्नाटक एवं केरल के तटीय शहरों का महत्व बढ़ा, ठीक है। अरब के घोड़े के व्यापारियों के कारण, ठीक है। तो घोड़े का जो व्यापार होता था उसके चलते कर्नाटक और केरल के तटीय शहरों का महत्व बढ़ा।
यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के साथ पश्चिमी एवं पूर्वी सागर तट पर अनेक नए पत्तन और नगर विकसित हुए, जो धीरे धीरे उनके सैनिक एवं प्रशासनिक केंद्रों में बदल गए। ठीक है, तो नगर का जैसे जैसे विकास होता गया, वहां पर लोग बसते चले गए, कार्य होते चले गए, और धीरे धीरे जो है यही तटीय नगर जो है क्या बन गया बच्चों, सैनिक और प्रशासनिक केंद्र में बदल गया। बंबई, कलकत्ता और मद्रास इसके प्रमुख उदाहरण थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बंदरगाह पत्तन नगर का विकास। चलिए, हमारा अब आगे का टॉपिक है शहरी परिदृश्य। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, किताब की प्रिंटिंग ठीक से नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, शहरी परिदृश्य। ठीक है, कहने का अर्थ है कि शहर कैसा हुआ करता था, कैसा दिखता था, कैसे वो उसका परिदृश्य कैसा था। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। अधिकांश शहर एक चार दीवारी से घिरा होता था। तो शहर, जो ज्यादातर शहर होते थे, चारों तरफ से दीवार होती थी, जिसे कहते हैं चार दीवारी से घिरा होता था। इसमें एक या अधिक प्रवेश द्वार होते थे, प्रवेश द्वार जिससे लोग प्रवेश करते थे, आते थे। शहर की प्रमुख आबादी इस चार दीवारी के अंदर निवास करती थी, मतलब रहती थी। सुनियोजित ढंग से बसाए गए शहरों में बाजार अलग से बनाए जाते थे। कई बाजार किसी खास वस्तु के व्यापार के लिए विशिष्ट रूप से जाने जाते थे। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक बाजार होता था जो किसी विशेष वस्तु के लिए जाने जाते थे। मान लीजिए कहीं रुई है, कहीं कपड़ा है, कहीं रत्न है, कहीं गहने हैं, तो वो किसी विशेष चीज के लिए जो है वह जाने जाते थे। बहुत सारे बाजार जहाँ सिर्फ एक ही चीज जनरली मिलती थी। शहर कई मोहल्लों में बटे होते थे। ठीक है, तो शहर में जैसे आज भी देखे जाते हैं बच्चों, कई मोहल्ले होते हैं। अधिकतर मोहल्ले किसी खास जाति या उत्पादक समुदायों के नाम से जाने जाते थे। तो मोहल्ला जो होता था बच्चों, या तो किसी खास जाति, यानी वो मोहल्ला जो है किसी जाति के लिए जाना जाता था, मतलब वहां एक ही जात के लोग रहते थे, या किसी उत्पादक के लिए जाना जाता था कि वहां कोई एक पर्टिकुलर चीज का ही उत्पादन होता था। ठीक है, उदाहरण के लिए कुंजड़ी मोहल्ला। ठीक है, जैसे कुंजड़ी मोहल्ला नाम है, तो वहां क्या सब्जी बेचने वाले। तो कुंजड़ी मोहल्ला का मतलब है कि जब कुंजड़ी मोहल्ला था, तो मेरा कहने का मतलब किस लिए जाना जाता था, सब्जी बेचने वालों के नाम से। मोची बाड़ा जूते बनाने वाले, मोहल्ला जरगरान सुनार, और कूचा रंगरेज कपड़े रंगने वाले। ठीक है, तो ये जो है पर्टिकुलर व्यवसाय, अब कपड़ा रंगने वाला जो है एक तरह का व्यापार करता था। ठीक है, सुनार जो एक तरह का व्यापार करता था, तो ये खास जो है उत्पाद के लिए या व्यापार के लिए जाने जाते थे उसी नाम से। ठीक है, शहरों में विभिन्न जाति, धर्म, व्यवसाय के लोग रहते थे। ठीक है, शासक, अमीर एवं व्यापारी शहरों के सबसे धनी लोग थे। ठीक है, तो सबसे धनी लोग में कौन कौन आते थे बच्चों, शासक आता था जो राजा हुआ करता था, और जो अमीर यानी जिनके पास बहुत धन हुआ करता था, और जो व्यापारी जो व्यापार करते थे वो जो सबसे धनी लोग हुआ करते थे। शहर के अधिकतर लोग मध्यम वर्ग थे, और शहर में ज्यादातर लोग जो थे वो मध्यम वर्ग के थे। इस वर्ग में छोटे मनसबदार, कर्मचारी, दुकानदार, साहूकार, चिकित्सक, वैद्य, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक, पांडुलिपि की मूल प्रति लिखने वाला शामिल थे। ठीक है, तो जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे उसमें कौन कौन थे बच्चों, यही थे। सूबेदार जो थे, साहूकार जो चिकित्सक हुआ करता था, वैद्य जो चित्रकारी करता था, और जो लेखक जो होते थे जो लिखते थे। धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग पंडित, उलेमा, सूफी संत आदि शहरों के निवासी थे। इन्हें आमतौर पर राज्य से इनाम के रूप में कर मुक्त भूमि अनुदान में दिया जाता था। ठीक है, कर मुक्त भूमि अनुदान में इन लोग को देते थे। ठीक है, कोई भी उनको कर नहीं देना पड़ता था, उनके लिए टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो शहरों के आसपास होती थी उनको वो इनाम में देते थे। इसके अलावा सैनिक, नौकर, गुलाम, कारीगर, शिल्पकार इत्यादि निम्न स्तर के लोग भी शहरों में निवास करते थे। सैनिक, नौकर, गुलाम, कारीगर, इनको जो है मध्यकालीन युग में निम्न वर्ग के लोगों के बीच में रखा गया। ठीक है, तो हम ये बात समझ सकते हैं बच्चों की मध्यकालीन युग में जो शहर थे और जो वहां के जो लोग थे उनको 3 स्तर में बांटा गया है। उच्च स्तर के लोग जिसमें शासक, अमीर और व्यापारी थे,
मध्यम वर्ग के लोग जिसमें मैंने बताया आपको चित्रकार, मनसबदार, दुकानदार, और निम्न वर्ग यानी कि छोटे वर्ग के लोग में आपका सैनिक है, नौकर है, गुलाम और कारीगर, 3 वर्ग के लोगों को दिखाया गया है। निम्न वर्ग के लोग शहरों में निवास करते थे। ये लोग उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ काम करके अपनी आजीविका चला। तो निम्न वर्ग के लोग जो थे वो उच्च स्तर के लोगों के अंडर में रहकर काम करते थे और अपना जीवन, आजीविका मतलब अपना जीवन क्या करते थे बच्चों, चलाते थे। अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, व्यापार के बारे में, और उसके बाद फिर पढ़ना है कारीगर के बारे में। तो हमने शहर के बारे में पढ़ा, शहरों का विकास कैसे हुआ, शहर में किस प्रकार के लोग रहते थे, शहर में लोगों को कितने स्तर में बांटा गया है, और किस तरह से व्यापार और वाणिज्य का विकास बंदरगाह का हुआ। ठीक है।